नमस्कार साथियों। पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का 50,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। मेरा मानना है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट था, क्योंकि अगले वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव निश्चित हैं। तो उसी की कड़ी में ये एक चुनावी लॉलीपॉप था और हर वर्ग के लोगों को लुभाने की इसमें कोशिश की गई और हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ दिया गया। जैसे हमारे जो आशा वर्कर बहनें हैं उनके मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी, आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें हैं उनको 500 रुपये व 300 रुपये की बढ़ोतरी, या जो हमारे आउटसोर्स पर लगे भाई बहन हैं उनके लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी, पंचायत चौकीदार हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी, इस तरह। या जो हमारे लेबर की दिहाड़ी है 275 रुपये से उसको 300 रुपये कर दिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने हर वर्ग को देने की कोशिश की है। या जैसे पेंशन है, हमारी जो बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं उनको भी 65 साल से लेके 69 साल तक भाई, चाहे इसका इनकम का कोई जो लोचा नहीं होगा, चाहे जैसी भी इनकम हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उनको जो है सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ उन्होंने हर वर्ग को देने की कोशिश की है। पर जो असली मांग थी, चाहे वो मेरा आउटसोर्स पे लगा हुआ भाई बहन का कर्मचारी है, जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी मांग थी कि उनको नियमित किया जाए। उसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। कहा कि भाई इस पे अभी रिपोर्ट ली जाएगी, लोगों के जो है डाटा चेक किए जाएंगे। या जो हमारे दूसरे कर्मचारी भाई बहन हैं जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उनकी उस पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर भी किसी प्रकार की कोई इस बजट में चर्चा नहीं थी। या जो इस सरकार जब सत्ता में आने के लिए उन्होंने वोट मांगे थे, कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो 3 साल का है अभी, उसको घटाकर 2 साल कर दिया जाएगा, पर उस पर भी कोई बात नहीं हुई, उस पर भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। या जो हमारे कर्मचारी कह रहे हैं कि भी हमको जो 7th पे कमीशन है वो लागू किया जाए, उस पर भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं थी। तो जो हमारा कर्मचारी जो भाई है वो भी काफ़ी नाराज़ है इस बजट से। उन्हें किसी प्रकार की खुशी नहीं मिली है। थोड़ा थोड़ा उनको ज़रूर दाना डाला गया है। तो इस पर मैं बाद में आऊँगा कि जो अभी ये खुशी का मीठा लड्डू आपको खिलाया जा रहा है, आने वाले समय में कड़वा भी हो सकता है। पर मैं फ़िलहाल बात करना चाहता हूँ कि महंगाई के ऊपर उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं की। महंगाई आज एक बहुत जटिल समस्या बन चुकी है। आज दैनिक ज़रूरत की, खाने पीने की, चाहे साग सब्जी, राशन, जो भी चीज़ें हैं जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, वो सब दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। क्योंकि इसका कारण है जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये हो रहा है, डीजल 90 रुपये हो गया है। तो जिस कारण माल भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है। ट्रक का किराया, जब तेल का भाव ज़्यादा होगा तो वो बेचारे हमारे ट्रांसपोर्टर भी कहाँ से पैसा देंगे। तो नेचुरली जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, जब चीज़ महंगी आएगी, तो हमारा जो व्यापारी है उसको भी उसको महंगा बेचना होगा। तो आज आम जो गरीब आदमी है उसकी थाली से खाना छीनते जा रहा है, उसकी थाली में खाना कम होता जा रहा है। आज जो हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, जिनका जो किचन का बजट डगमगा चुका है। रसोई गैस 900 रुपये पहुँच चुकी है। और सब जानते हैं कि सब्सिडी 6 रुपये, 32 रुपये, 70, किसी को 49, ज़्यादातर लोगों को तो सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। फिर ये कहते हैं हम उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से 10 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये लूट रहे हैं। तो देने का परसेंटेज 10% है और लेने का 90% है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आप उज्ज्वला में सिलेंडर तो देते हैं, पर क्या उसको ज़िंदा रख पाते हैं आप कि उस सिलेंडर को दोबारा भी भर सके? बहुत बड़ा विषय है, सोचने का, चिंतन करने का विषय है। तालियां बजाने के लिए ये विषय अच्छे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। हाँ, पर उन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए उन्होंने 30,000 नई नौकरियों की घोषणा की। पर मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की घोषणा पिछले जो 2 वित्तीय वर्ष रहे हैं, चाहे 19-20 का हो या 20-21 का हो, उसमें भी कहा था कि हम 20-20 हज़ार नौकरियाँ देंगे।
उन नौकरियों का क्या हुआ? क्या उन लोगों को नौकरियां मिली, उस मेरे बेरोजगार नौजवान को? क्या जिनको मिली या कुछ इन्होंने जो एडजस्टमेंट की पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, क्या अभी भी ऐसा तो नहीं होगा? इन्होंने कहा भी चाहे हमारा जल शक्ति है, चाहे शिक्षा है, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ जहाँ भी पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। तो ये अच्छी बात है अगर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है, पर पैमाना क्या होगा? जो हमारा हमीरपुर में चयन आयोग है, शिमला में हमारा चयन आयोग है, उसके थ्रू भर्तियां होगी, मेरिट पर, योग्यता के आधार पर भर्तियां होगी, या पिछले चोर दरवाजे से इस पे जो है भर्तियां होगी? ये आने वाले समय में देखना होगा। तो मैं जैसा आपको पहले कह रहा था कि एक मीठा डोज जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। हर वर्ग नाराज है यहाँ पर। हमारा जो किसान है, आपने उसकी बात नहीं की। जो हमारे किसान हैं जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं को घेर के रखा हुआ है, 100 दिन से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, और दुख की बात है कि 300 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं कहा। अन्य जो भी समस्या है उस पर कुछ नहीं कहा आपने। बस लोक लुभावने, जो मैं कह रहा हूँ कि चुनावी ये जो 2022 की तैयारी में सिर्फ लोक लुभावना था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर इस समय 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि बिना कोई टैक्स लगाए हमने जो ये बजट पेश किया 50,000 करोड़ का, ये सौगात हिमाचल प्रदेश को देना चाहते हैं। भाई कोई किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं है। जब मेरे पास इनकम नहीं होगी, जब मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, तो मैं कैसे दूसरे इंसान को पैसा दे पाऊंगा? तो मेरे कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार की जब इनकम ही नहीं होगी तो कैसे, चाहे नई नौकरियां इन्होंने देनी हो, चाहे कोई विकास के कार्य करने हो, तनख्वाहें देनी हो, पेंशन्स देनी हो, या जो मानदेय बढ़ाया है इनके लिए कुछ करना हो, तो कहाँ से करेंगे जब आपकी इनकम ही नहीं है? कब तक आप केंद्र के पास जाकर कटोरा लेके मांगते रहेंगे कि कुछ दो? जबकि सरकार तो डबल इंजन की सरकार है। ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, पर ये डबल इंजन इनका फेल हो चुका है। हाँफती हुई सरकार है ये। जयराम जी रोज दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, कुछ कटोरा लेके कुछ मांग के लाते हैं, पर वो कर्जा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर चढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने कहा अभी 60,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है इस टाइम हिमाचल प्रदेश के ऊपर। ये आपके और मेरे सर के ऊपर ये कर्जा है। अब जयराम जी कह रहे हैं कि हम तो इंटरनेशनल मार्केट से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कर्जा लेंगे। तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्जा लें, केंद्र सरकार से कर्जा लें, बैंकों से कर्जा लें, कोई फ्री में तो कर्जा देता नहीं है। कुछ ना कुछ उसकी वसूली होती है, कुछ ना कुछ आपको उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस हिसाब से कब तक ये हमारा हिमाचल प्रदेश चलेगा? तो मेरे कहने का मतलब कि जयराम जी का एक जो विज़न, क्लियर विज़न होना चाहिए कि कैसे हमारा हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे हम हिमाचल को आगे ले जाएंगे, कैसे विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है। और मैं अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपको मीठा डोज दिया है, इसके पीछे कड़वा डोज अभी बाकी है। ये आपको कह रहे हैं कि बिना कोई टैक्स लगाए, पर ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है। आने वाले कुछ महीनों में आपको जब पता लगेगा कि किस तरह से आपसे वसूली की जा रही है, तब आप बोलेंगे हाँ सही बात थी ये। अभी तो ये तालियां बजवा रहे हैं, आपसे खुश हो रहे हैं कि देखो जी कोई नया कर नहीं, कोई नया टैक्स नहीं, पर बिना कर के, बिना टैक्स के ये जो इन्होंने लोक लुभावने तालियां बजाने के लिए बजट पेश किया, इसको पूरा कर पाना संभव नहीं है। हाँ, कर्जे की बैसाखी पर अगर ये दिल्ली के चक्कर मारते रहे तो चलो धक्का स्टार्ट गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो बजट पेश किया है, जो ये इन्होंने योजनाएं लाई हैं, स्कीमें लाई है, ये स्कीम लाने, योजना लाने में तेज़ है। हर साल इन्होंने तालियां बजवाई, हर साल पता नहीं कितनी स्कीमें लाते हैं। ये हमारी प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि धरती पर, धरातल पर वो योजनाएं कितना कार्य करती हैं, कितना उन योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। बोलने के लिए, मीडिया में आने के लिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको बोलने के लिए, नेताओं को बोलने कुछ दिन के लिए अच्छा है, ताकि एक मार्केटिंग की जाए, क्योंकि मार्केटिंग में ये जो है निपुण होते हैं, स्किल होता है इनके पास। बेशक आम जनता का ये तेल निकाल दें, चाहे उसको
दर दर भटकने के लिए छोड़ दें, पर मार्केटिंग के बड़े तेज़ होते हैं। तो ऐसी तालियां बजाने के लिए बजट में ऐसा लाते हैं कि कुछ दिन लोग उस पर चर्चा कर सकें, पर धरातल पर ये जो है स्कीमें अभी तक चली नहीं है। तो ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर मुझे कोई कहे कि आप ये जो बजट पेश हुआ है इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, तो मैं बड़े ही खुशी के साथ तो नहीं दे रहा हूँ, फिर भी 10 में से 4 नंबर देना चाहूँगा। वो भी इसलिए कि चलो इन्होंने हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशा वर्कर बहनें हो, पंचायत के हमारे भाई बहन हो जो चौकीदार हैं, या आउटसोर्स पे हमारे भाई बहन लगे हो, या हमारी जो माताएं बहनें हैं, या हमारे ST SC OBC में जो BPL परिवार की हमारी बेटियां हैं, उनके लिए जो उन्होंने कहा है कि 31,000 रुपये हम देंगे। तो जो जो थोड़ा मानदेय बढ़ाया है, कुछ पेंशन बढ़ाए हैं, उसके लिए मैं इनको 4 नंबर देना चाहूँगा। पर जो हमारे ये जो आउटसोर्स पर लगे हैं, आशा वर्कर लगी हैं, आंगनबाड़ी में लगे हैं, अभी भी मैं मानता हूँ कि इनको जितनी ये मेहनत करते हैं, जितना ये कार्य करते हैं, हर जगह पर इनको भेजा जाता है, सब इनका शोषण बहुत वहाँ पर होता है। इनको एक उचित मानदेय सम्मान जो है, सम्मान के साथ जो एक मानदेय मिलना चाहिए, उचित वेतन, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए इनकी लड़ाई अभी जारी है और इनको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं और इन्हीं के कंधों पर ये हिमाचल प्रदेश चलता है, या पूरा देश चलता है जहाँ भी इस तरह है, क्योंकि हर राज्य में इस तरह का है। पर मेरा यहाँ पर डिबेट नहीं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। मेरी जो चिंता है अपने प्रदेश के लिए है, मेरी जो चिंता है अपने ज़िले के लिए है, मेरी जो चिंता अपने गांव के लिए है, तो मैं यहाँ के लिए बात करना चाहता हूँ। तो बाकी आपसे ऐसी बातचीत होती रहेगी। तो 10 में से मैंने इनको फ़िलहाल 4 नंबर दिए हैं। बाकी कल के बाद जो विधानसभा में चर्चा होनी है बजट के ऊपर, उसमें हमारे विपक्ष में बहुत अच्छे नेता हैं जो बिल्कुल आपको बिल्कुल जो आंकड़े होंगे उनके पास बिल्कुल सही तरह के आंकड़े होंगे। हमारे विपक्ष के नेताओं को ज़रूर सुने जो हमारे कांग्रेस पार्टी में हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं। तो उनके जब वो डिबेट करते हैं उनको ज़रूर सुने, वो पूरा लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्कीमें हैं, क्या स्कीमें नहीं रही है, पिछली बार उन्होंने क्या वादे किए, एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, स्कीमों का क्या हुआ, कितनी स्कीमें आपने लाई थी, उन स्कीमों का धरातल पर क्या हुआ, को ज़्यादा अच्छा विश्लेषण यहाँ पर आपके समक्ष बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो उनको ज़रूर सुने, क्योंकि हमको पक्ष व विपक्ष को सुनना चाहिए। अगर हम जयराम जी के लिए ताली बजाते हैं तो हमको विपक्ष के लिए भी ताली बजानी है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना, संगठित होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, आपके और मेरे लिए भी अच्छा है। विपक्ष आवाज़ उठाएगा, विपक्ष दमदार होगा, तो ही जो है लोकतंत्र जिंदा रहेगा और समाज के अंदर जो शोषण होता है, लोगों का जो बुराई होती है, सरकार तानाशाह होने की कोशिश करती है, उसको रोका जा सकता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम विपक्ष का भी पूरा सम्मान करें, पूरा आदर करें, उनको भी सुने, क्योंकि विपक्ष को भी आपने जिम्मेदारी दी है। हो सकता है 22 में हम सत्ता में हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो, तो उस टाइम उनका काम है कि वो हमारी खामियों को ढूंढे, हाँ, और हमारा काम है तब हम अपनी सरकार के डिफेंस में रहें। तो पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, पर एक हेल्थी चर्चा होनी चाहिए, जिससे वाकई हमारे हिमाचल की आम जनता का भला हो, हमारा प्रदेश विकास की तरफ बढ़ सके। तो ऐसी वो चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसी सार्थक चर्चा अब विधानसभा के अंदर देखने को हमको मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे अपने जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनके ऊपर नाज है, गर्व है। सब एक से बढ़कर एक वहाँ पर धुरंधर बैठे हैं और बिल्कुल जानते हैं कि क्या कमियाँ इस सरकार की रही है, क्या नहीं रही है। एक टिप्स पर उन सबको जो याद रहता है। मैं ख़ासतौर पर अपने जो जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी हैं उनको भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि जिला किन्नौर की भी काफ़ी अनदेखी इस 3.5 साल के कार्यकाल में हुई है। तो इन के जो ये चर्चा है इस पर मैं भाग नहीं लेना चाहूँगा। फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि बजट जो है चुनावी स्टंट था। इस बजट में चाहे हमारा कर्मचारी है, चाहे किसान हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। सिर्फ इनकी तैयारी, इनका जो फोकस है, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, फिर 2022 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उस पर ही आधारित ये बजट था। तो साथियों, अपना प्यार व आशीर्वाद आप मेरे ऊपर बनाए रखें। आपका प्यार व आशीर्वाद ही मुझे साहस देता है, मुझे उत्साह देता है कि मैं आपके लिए लड़ूं, आपकी आवाज़ को उठाऊं, सही को सही कहूं, गलत को गलत कहूं। तो ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।